मैंडरिन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और 2 फरवरी का आपका आरएस का प्री का एग्जाम है और सब्सिक्वेंटली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस महीने के एंड तक आरएस मेंस का 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसके रिजल्ट आ जाएंगे। काफी टाइम हो चुका है, न्यूज़पेपर्स के अंदर दो तीन आर्टिकल्स भी आए हैं और आरपीएससी के मेंबर्स के द्वारा क्लैरिफिकेशन भी आई है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर एंड तक रिजल्ट आए। तो आप अपनी तैयारी को बनाए रखें और प्रीलिम्स और इंटरव्यू दोनों के हिसाब से जो कॉमन चीजें होती है उसमें आगे करें। स्टिल वी हैव अ टाइम और ताकि बेटर कर सकें। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है वन नेशन वन इलेक्शन का। और जैसा कि आप जानते हैं अब बर्निंग इशू है और इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं हमारे इंडिया के, जो हमारी प्रिपरेशन को हेल्प करते हैं, उन सभी के अंदर अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा इसके ऊपर ओपिनियन आ रहे हैं। तो हम उन सारे जो करंट के मुद्दे हैं, जो चलता आ रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इन सब चीजों को साथ इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो मेन जो टॉपिक हमारा वन नेशन वन इलेक्शन का है। और क्यों डिस्कस कर रहे हैं उसका मेन जो रीजन लिया था हमने ये कि कल का जो इंडियन एक्सप्रेस का पेपर था उसके अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में एक एक्सप्लेन सेक्शन आया था, जिसके अंदर बताया किस प्रकार से केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं। ठीक है, तो अभी आपको ये समझना होगा कि यदि ये बिल पास हो जाता है, देखो लोकसभा राज्यसभा दोनों से आर्टिकल 368 के तहत पास होगा और जब प्रेसिडेंट से इसको असेंट मिल जाएगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा। तो वर्तमान में ये 129th क्या है, बिल है। और अगर ये एक्ट बनता है तो कौन सा होगा, 107th होगा। 107th इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 106 तक हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन चुके हैं। नाउ ये हमारे पास एक और मौका इसलिए भी देता है कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, हम उन बिल्स के बारे में, एक्ट के बारे में चर्चा कर सकते हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। और रिसेंट कौन से इंपॉर्टेंट जो हमारे एक्ट थे वो देखो आप। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हम 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं। जो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को लेकर था। बांग्लादेश और भारत, उन दोनों के मध्य के अंदर कुछ एंक्लेव थे, उनका एक्सचेंज किया गया। जब वो एंक्लेव्स एक्सचेंज हुए, उन एंक्लेव्स के तहत ही 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित करके हमने बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया था। और ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत ही भारत और बांग्लादेश के अंदर दोनों में आपस में जो एंक्लेव थे वो एक्सचेंज हो गया। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे भारत और बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे हुए, जो एक लिटिगेशन की समस्या थी वो भी हल हो गई। और इस 100 के बाद में जो इंपॉर्टेंट 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो बना वो था जीएसटी काउंसिल को लेके, जिसके अंदर आप जानते हैं किस प्रकार से राज्यों और केंद्र के बीच में एक फेडरलिज्म जो इफेक्ट हो रहा था। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण लेकर के जो केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारें मिलकर आई और उन्होंने 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जीएसटी काउंसिल को पारित किया। जीएसटी काउंसिल के माध्यम से हमने किया क्या है, हमने जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है उसको स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास किया। ये एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था, काफी सालों तक चर्चा में चला, ये साल 2017 की बात है। तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हमने जीएसटी काउंसिल के बारे में बात कर ली। 100 आपने देख लिया, उसके बाद 102 की बात कर रहे हैं, जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। आप जानते हैं कि नेशनल कमीशन का स्टेटस एससी और एसटी दोनों को ऑलरेडी था। फिर हमने क्या किया, जो अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज है उसके लिए हमने नेशनल कमीशन बनाया। तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हमने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कम्युनिटीज, ये 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत पारित किया गया था। उसके बाद 103, आप जानते हैं 103 रिसेंटली 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट से भी क्लैरिफिकेशन आई है। और ये क्या बात करता है, 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो बात करता है वो बात करता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है। इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को जॉब्स के अंदर एज वेल एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, शिक्षा और रोजगार, उन दोनों के तहत 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है 1950 के बाद, जब हमारा संविधान बना है उसके बाद से, कि हमने किसी प्रकार से एजुकेशन के आधार पर किसी वर्ग को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है। इसके अंदर बहुत सारी और भी कंडीशंस है, परंतु मुख्य तौर पे हमें ये पता होना चाहिए कि 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हमने पारित किया है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत हम उनको जॉब्स में और एजुकेशन के अंदर 10% रिजर्वेशन की बात करते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली आर्टिकल की बात करोगे तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर यदि आप आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में जाएंगे तो इसके सब क्लॉज यहाँ पे जोड़े गए हैं। ये केवल और केवल मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। फिलहाल हमारा जो मेन उद्देश्य क्या है कि 100 से लेकर के रिसेंटली जो लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
एक्ट बन चुका, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। रीजन क्या है, क्या कई बार क्या होता है एग्जाम्स के अंदर आपको ऐसे ऑप्शंस में दे रखा होगा, कैसे दे रखा होगा, आपको ऐसे दे देंगे 101st, 103rd, 106, 104, और ये सपोज आपको ऑप्शन ए बी सी ये 4 इन्होंने दे दिए। 4 देने के बाद इसके साथ में ये यहाँ पर इनका रेफरेंस दे देंगे। सपोज 101 हम जानते हैं कि 101 जीएसटी काउंसिल से जुड़ा हुआ था, तो उसको इन्होंने 103 के साथ जोड़ दिया। और हम जानते हैं कि 103 था वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए था, ठीक है, तो हमने ये रॉन्गली ऐड कर दिया। 106 था वो नारी शक्ति के लिए था, नारी शक्ति यानी कि 33% रिजर्वेशन हमने वुमेन्स को दिया, किसमें, लोकसभा और विधानसभा के अंदर, तो 106 में था। और 104 के तहत हमने SC ST का रिजर्वेशन था, पॉलिटिकल रिजर्वेशन होता है जिसको हमने साल 2030 तक के लिए उसको हमने एक्सटेंड किया है, यानी कि उनका जो रिजर्वेशन है SC ST का पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर, उस रिप्रेजेंटेशन को हमने 2030 तक के लिए बढ़ाया। अगर एग्जैक्टली बात करूं तो 25 जनवरी 2030 तक उनके रिजर्वेशन को हमने क्या किया है, एक्सटेंड किया है। तो ये जो था वो SC ST का रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया था हमने 104 के अंदर। अब ये आपको ऐसे ऑप्शंस दे दिए और लास्ट के अंदर आपको क्या बोलेंगे, सपोज ये होंगे करेक्ट करने के लिए 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, और क्या कहेंगे आपको कि इनमें से कौन से करेक्ट है या नहीं आपको आइडेंटिफाई करना है। तो हम जानते हैं कि कौन सा सही है नहीं, इसमें बोल देंगे ओनली, इसको मैं नंबर दे देता हूं 1 2 3 4, ओनली 3 and 4, only 3, only 4, 2 3 4 only। तो ये आपको प्रश्न दे देगा इस प्रकार से कि आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है, ये सामने दे रखे हैं और इसमें से कौन से सही हैं आपको बताना है। अब जैसे कि हमने चर्चा की तो आप जानते हैं कि इसके अंदर आपका 106 जो कि नारी शक्ति के लिए था और 104 जो कि SC ST को पॉलिटिकल रिजर्वेशन को 10 साल के लिए आगे बढ़ाता वो है। तो हम ये जानते हैं दोनों सही हैं और ये दोनों गलत हैं, तो वहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 and 4 ओनली। तो 3 and 4 ओनली कहाँ है, हमारा ऑप्शन है, ये सही हो जाता है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जिस कारण से हमने क्या किया, जिस कारण से हमने ये देखा। तो 103 तक हमने कर लिया था, अब 104 की बात करते हैं। अब 104 में क्या किया, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हमने क्या किया, जो SC and ST कम्युनिटी है, SC and ST कम्युनिटी है, इनको 10 सालों के लिए इनका जो रिजर्वेशन था, जब 1950s के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस समय ये प्रावधान किया गया था कि जो बैकवर्ड कम्युनिटीज है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, तो उन ट्राइब्स का और शेड्यूल्ड कास्ट का इन लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है। क्यों, क्योंकि ये काफी लंबे अरसे से इन्होंने प्रताड़ना सही है और इनका रिप्रेजेंटेशन होने से जो हमारा एक गोल है कि हम डाइवर्सिटी में लोगों को साथ में लेके चलें, वो हासिल करने का एक मुख्य उद्देश्य था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। तो इस कारण से हमने उस वक्त 10-10 साल के लिए SC and ST कम्युनिटी को उनकी पॉपुलेशन के आधार पे 1% हमने उनको रिजर्वेशन दिया था और वो संख्या पार्लियामेंट के अंदर और विधानसभा के अंदर वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो संख्या आपकी रिप्रेजेंटेशन करते आ रहे हैं, अब उसको क्या करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, आपको उनको अगर आगे बढ़ाना है, क्योंकि ओरिजिनल संविधान ने 10 सालों के लिए दिया था, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो उसको हमें अभी भी बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। तो वर्तमान में SC और ST का जो उनका पॉपुलेशन के आधार पर रिजर्वेशन है उसको 10 साल के बढ़ा रहे हैं। और वर्तमान में जो हमने 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत पारित किया, इसमें हमने ये सीमा कहां तक के लिए बढ़ाई है, तो वो डेट है आपकी 25 जनवरी 2030। हालांकि ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको ईयर पता होना चाहिए, 2030 तक का 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने काम कर दिया। अब इसके बाद 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि बाकी थोड़े से आसान होते तो हमें याद रहते हैं। 105 में क्या हुआ, 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हमने ये बात करी कि क्या होता था। आप जानते हैं कि जो बैकवर्ड कम्युनिटी होती है, जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, ये जो कम्युनिटी है इनकी पहचान कौन करता है, तो बेसिकली राज्य करता था। परंतु राज्यों से ये अधिकार लेकर के, ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस के अंदर ये अधिकार केंद्र को दे दिया था। तो केंद्र के पास ये शक्ति चली गई थी और राज्यों के पास नहीं थी। तो राज्यों की डिमांड थी कि हमें ये अधिकार वापस दिया जाए, क्योंकि राज्य ही वो इकाई है जो कि एजुकेशनली और सोशली कौन सी कम्युनिटीज बैकवर्ड है उनकी पहचान कर सके, उनकी लिस्ट बना सके।
तो इस कारण से केंद्र सरकार ने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 105 बना, ये लेके आए, और ये लाने के बाद जब ये पारित हुआ, पारित होने के बाद ये एक्ट बना, और इसके अंदर केंद्र, ये राज्यों को फिर से शक्ति मिल गई है कि वो सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड कम्युनिटीज है, जो शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर पिछड़े हुए लोग हैं, उनकी जो लिस्ट बनती है, वो लिस्ट अब दोबारा से राज्य बना सकते हैं। तो ये 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। और इसके बाद जो लेटेस्ट 106 हुआ था, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जिसे कि नारी शक्ति के नाम से जो अधिनियम पारित किया, उसके तहत हमने जो हमारी लोकसभा, यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट, और हमारी जो विधानसभाएं हैं, इन दोनों में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है। अब ये जो 33% रिजर्वेशन हमने प्रोवाइड किया है, ये रिजर्वेशन इन महिलाओं को कितने सालों के लिए लागू होगा? 15 सालों को। हालांकि ये कब लागू होगा, तो ये भी कहा गया है कि डीलिमिटेशन कमीशन, जो आर्टिकल 82 के अंदर बताया गया है, डीलिमिटेशन कमीशन अपनी एक्सरसाइज करेगा, एक्सरसाइज करने के बाद उसके बाद से ये लागू किया जाएगा। अब इसके ऊपर कई एक्सपर्ट्स ने अपने अपने ओपिनियन दिए हैं, परंतु मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इसको एक टर्म, जो मिस्टर अशोक लवासा, फॉर्मर हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर भी रहे हैं, तो उन्होंने इसको एक संज्ञा दी है। उन्होंने कहा है कि कहीं ये पोस्ट डेटेड चेक तो नहीं है। हालांकि अभी क्या है कि अब हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आ रहे हैं, जो कि 129th कॉन्स्टिट्यूशनल बिल के नाम से जाना जा रहा है, जो कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। तो इसकी थोड़ी सी क्या हो गया, इसकी इंपॉर्टेंस हल्की सी कम हो गई, क्योंकि हमारे पास करंट में एक नया विवाद चल रहा है, तो एग्जाम में उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आने की। लेकिन पोस्ट डेटेड इसलिए बोला कि उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि महिलाओं का जो रिजर्वेशन है, महिलाओं की जो भागीदारी है, वो लोकसभा के अंदर और विधानसभा में धीरे धीरे बढ़ रही है, जागरूकता बढ़ रही है, परंतु आप इसको अभी साल 2024 में आपने इंप्लीमेंट किया नहीं, और आप कहते हो कि डीलिमिटेशन कमीशन की एक्सरसाइज होगी, उसके बाद होगा। तो कहीं ऐसा ना हो, तब तक महिलाओं का जो रिजर्वेशन का पोर्शन है, वो खुद ही कहीं ऐसा ना पहुंच जाए कि 33% पहुंच जाए, तो इस बिल की जो प्रासंगिकता है वो कम हो जाएगी। ये बात इन्होंने उठाई थी, तो ये उन्होंने जो एक आर्टिकल लिखा था, उसका मैंने आपको संज्ञान दिया है। इसके बाद अभी तक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट पारित नहीं हुआ है, 106 लास्ट है। और आपसे मेरा निवेदन है कि 100 से लेके हमने 106 तक बात करी, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर ध्यान में रखें, और ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्यों होना चाहिए कि एग्जाम में ऑलरेडी हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये सारे मेंशन होते हैं, तो एग्जाम में आ सकते हैं। डन। तो यहां हमने ये बात देख ली। अब बात करते हैं हम इसकी। अब देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, ONE, वन नेशन वन इलेक्शन, ये इसका एक्रोनिम बनाया गया है। अगर एग्जाम में इस प्रकार से कोई आ जाए टर्म, या आप उसको यूज भी कर सकते हो। अब हमें इसको समझने की आवश्यकता है कि इसका क्या एक हिस्ट्री है। देखो, पहले इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, और वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसी आई, उसी लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। और वो ऐसे आएगी, आपको थोड़ा सा ये देखना है कि स्टोरी क्या है। स्टोरी यहां से शुरू होती है। आप जानते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। आप जानते हैं कि साल 2014 के अंदर एनडीए गवर्नमेंट बनती है, एनडीए गवर्नमेंट बनी, और श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। और उस वक्त से ही इन्होंने प्रपोज करना शुरू कर दिया था, और ये बीजेपी के मैनिफेस्टो का पार्ट भी था, कि हम राष्ट्र के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी को लेके आएंगे, और उसको साइमल्टेनियस इलेक्शन एक साथ करने का प्रयास करेंगे। ये उनकी मैनिफेस्टो के अंदर बात थी, जो साल 2014 में वो बात उठी। अब साल 2014 में जब ये बात उठी, जो कि उस टाइम गवर्नमेंट में पावर में आए, तो इन्होंने क्या किया, यदि आपने देखा, मैंने आपको अभी बताया था, तो साल 2015 के अंदर एक कमेटी का गठन किया गया। कब किया गया? साल 2015 के अंदर एक कमेटी का गठन किया गया। और ये कमेटी कौन सी थी? कमेटी नहीं है, सॉरी, एक्चुअली ये कमेटी कौन सी थी? ये आपकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है। ये कमेटी ऑलरेडी बनी होती है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। हम जानते हैं कि जो कमेटीज का अगर आप थोड़ा सा देखना चाहें इतिहास, वो भी हम इसी बहाने देख ही लेते हैं। 1993 के अंदर एक बड़ा कंसेप्ट आया था, जिसके अंदर देखा गया कि पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए।
तो पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो कमेटी होती है, कमेटी क्या करती है, किसी भी बिल को या किसी भी चीज को डिटेल में जाने का प्रयास करती है, और उनके पास यही पावर होती है, वो एक्सपर्ट्स को अपने पास बुला सकते हैं, जो भी एक्सपर्ट होते हैं सब्जेक्ट के, और उनसे उसकी सलाह ले सकते हैं, उनसे रिव्यू ले सकते हैं। तो होता क्या है, जो बिल की स्क्रूटनी होती है, क्योंकि देखो लेजिस्लेचर का जो मेन काम वो क्या है, उसका काम है कि बिल बनाना, और वो जो बिल बनाते हैं वो एक दिन एक्ट बनते हैं, वो कि जो कि लोगों की एक्सपेक्टेशन और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति करने का काम करते हैं। डेमोक्रेसी का तात्पर्य यही है कि आप किस प्रकार से लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति लोगों के द्वारा ही चुन के करते हो। तो इसीलिए क्या किया, ये जो कमेटियां होती है, इन कमेटियों के अंदर जनरली कोई भी मंत्री होता हो, मिनिस्टर या उसका भाग नहीं होता है। इन कमेटियों के अंदर आज वर्तमान में लगभग 24 कमिटीज है। कितनी है? 24। जिसके अंदर से जो कि 16 कमिटीज है वो लोकसभा, और 8 कमिटीज है उसकी पावर किसके पास है? राज्यसभा के पास है। यानी कि लोकसभा के पास 16 कमेटी और राज्यसभा के पास 8 कमिटीज की पावर है। तो जो 16 कमेटी है उनका चेयरमैन कौन होगा? इन कमेटियों का चेयरमैन जो होता है वो लोकसभा का स्पीकर होता है, और जो 8 है राज्यसभा की, उनका स्पीकर राज्यसभा का चेयरमैन होता है। लोकसभा का मतलब लोकसभा के अध्यक्ष, और यहाँ पे राज्यसभा के बारे में। ये जो कमेटियां हैं, इन कमेटियों में दोनों ही लोग इनके मेंबर्स होते हैं, और ये किसी भी अलग अलग कमिटीज होती है, काफी स्क्रूटनी डिटेल में करती है। अभी जो वर्तमान में वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये 129th बिल लाया गया, इस बिल के लिए विपक्षी पार्टियों ने और स्वयं जो वर्तमान में सरकार है, उन्होंने भी बोला है कि हम इसके लिए जेपीसी का गठन करने की बात चल रही है। अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात भी अभी चल रही है। कौन सी? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है? ये इन 24 कमेटियों में से कोई एक कमेटी नहीं है। इसको हम एडहॉक कमेटी बोलते हैं। इसको हम एडहॉक कमेटी कहते हैं। और एडहॉक कमेटी का कार्य क्या है? इसका गठन तब किया जाता है जब हमें कोई इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट हो, या जिसमें हम दोनों ही सदन के लोगों को, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिले और वो करके किसी पे निर्णय लें। तो ऐसा माना गया है कि चर्चा चल रही है, और आज भी आर्टिकल में था कि शायद जो वन नेशन और वन इलेक्शन की जो जेपीसी की बात की गई है, उसमें 31 सदस्यों का एक समूह जेपीसी का पार्ट होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी इसका गठन की बात चल रही है। और इसके साथ एक चीज आपको ये भी समझना होगा, यदि हम जेपीसी का इतिहास देखें, तो सबसे पहले बोफोर्स का स्कैंडल हुआ था। अब बोफोर्स क्या है? सिविल सर्विस के एस्पिरेंट है, आपको पता होना चाहिए। बोफोर्स आर्टिलरी की गन्स है, और ये बोफोर्स हमने स्विट्जरलैंड से प्रोक्योर की थी। और इसकी स्टोरी क्या है? 1985-87 की बात है, 1985 के आसपास है। और उस वक्त राजीव गांधी हमारे राष्ट्र के प्राइम मिनिस्टर थे, और इनकी प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंदर विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह को उसमें कुछ इसमें डाउट लगा कि देयर इज सम मिस हैपनिंग, करप्शन के चार्जेस हैं। तो इन्होंने उस वक्त अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ प्रयास किया था कि इसकी जांच हो, ऐसा हो। और बाद में आपको जानकारी हो तो इसी के बाद 1989 के आसपास विश्वनाथ प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, और उसी वक्त मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू भी की गई थी। तो ये उस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन जो मैंने आपको बताई। आपको समझना ये है कि 1985 के अंदर जब ये बोफोर्स की डील हो रही थी, उस वक्त करप्शन के चार्जेस की बात उठी। उस करप्शन के चार्जेस को खत्म करने के लिए या उसको नलीफाई करने के लिए जेपीसी का गठन किया गया, क्योंकि मांग थी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ। गठन होने के बाद जो भी इसमें आरोप लगने थे चीजें तय हुई, और पार्लियामेंट के पटल के ऊपर चीजें आई। और यही बोफोर्स है जो हमारा 1999 का कारगिल का वॉर चल रहा था, जिसे हम ऑपरेशन विजय भी कहते हैं। तो इस ऑपरेशन विजय के टाइम यही बोफोर्स की गन्स है, वो भारतीय सेना ने उस वक्त इसका इस्तेमाल भी किया था, जिसका हमको बेनिफिट भी मिला था। हालांकि ये काफी कंट्रोवर्सी में रही थी, इन्होंने हमें हेल्प भी करी 1999 के अंदर, और इसकी डिलीवरी लेट होने का रीजंस भी यही था कि उस समय इसके ऊपर स्कैंडल की जेपीसी कमेटी बैठ रही थी। तो ये एक उदाहरण दिया मैंने जेपीसी का। लगभग 8 से 9 बार हमारी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अब तक बैठी है। इसके अलावा हम बात करें जेपीसी का, तो साल 1992 के आसपास, आप जानते हैं कि 1991 के अंदर हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए थे, और 1992 में हर्षद मेहता के द्वारा हर्षद मेहता के ऊपर तो आपको पता है मूवी भी आई है, वेब सीरीज भी बनी है। तो हर्षद मेहता एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर रहे। क्यों रहे? हर्षद मेहता के द्वारा 1992 के अंदर शेयर मार्केट के अंदर स्कैम किया गया था, और वही जो स्कैम है, उस स्कैम की जांच के अंदर प्राइम मिनिस्टर तक के नाम इन्वॉल्व हो रहे थे। तो उसके लिए भी पार्लियामेंट के अंदर मांग की गई थी, और जेपीसी का गठन किया गया था। ये दूसरी बार था जब भारत के अंदर जेपीसी का गठन हुआ था। कब?
शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में जो मैनिपुलेशन हो रही थी उसको लेकर के। सेम स्टोरी 2001 के आसपास हुई। 2001 के आसपास क्या हुआ? 2001 के आसपास जो केतन पारेख हैं, केतन पारेख का अगर आपने नाम सुना है या नहीं भी सुना है, कई लोगों ने उसका नहीं सुना, लेकिन केतन पारेख के पीछे भी उस वक्त इन्होंने भी स्टॉक मार्केट के अंदर स्कैम किया था। तो उस टाइम की जो जर्नलिस्ट थी सुनंदा, उन्होंने काफी अच्छा कार्य किया था और उनको अरेस्ट कराने में हेल्प करी थी, तो उसके लिए भी जेपीसी का गठन किया गया था। इसके अलावा 2004 के आसपास जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स आती है या जो आपके फ्रूट जूस आते हैं, इनके अंदर पेस्टिसाइड का इश्यू चला था। इनकी पेस्टिसाइड्स उसमें है या नहीं है, उसके लिए भी जेपीसी का गठन किया गया था। इसके बाद जैसे हमारा डाटा प्रोटेक्शन का बिल आया था, उसके लिए भी जेपीसी की मांग हुई। उसके बाद जो एनआरसी के लिए जब बातें चल रही तब भी उसकी मांग हुई थी। फिर रिसेंटली अगर आपने जाना हो तो वक्फ बिल आया, वक्फ, जो ये वक्फ बिल आया, इसके लिए भी जेपीसी के गठन की मांग की गई। और इसके अलावा वक्त के अलावा अभी आप रिसेंटली जानते ही हैं कि जो हमारा ये वन नेशन वन इलेक्शन है, इसके लिए जेपीसी की मांग दोहराई जा रही है और इसमें 31 सदस्यों की बात चल रही है, जो कि लगभग ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। न्यूज़पेपर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जेपीसी का इतिहास भी आपने समझ लिया। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है? एडहॉक कमेटी है और इसका गठन किया जाता है। इसके अंदर लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। ये एक इतिहास था कब कब इसका गठन किया गया, क्यों किया जाता है। ऐसा मुद्दा जिसको लेकर के हमारी जो विधायिका है उसके अंदर कंट्रोवर्सी चले, फंक्शनिंग खराब होती है, आपस में ट्रस्ट बनाए रखने के लिए, उसकी स्क्रूटनी करने के लिए। इसके अलावा आप जानते हैं कि जब अभी रिसेंटली जब अदानी के ऊपर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने मॉल प्रैक्टिस करी है, उनकी कंपनी में कुछ लोगों ने किया है, तब हिडनबर्ग की रिपोर्ट भी आई थी जिसके अंदर उनको डायरेक्टली उनके ऊपर फिंगर किया गया था कि करप्शन के एलिगेशंस लगाए गए थे। तो जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उस वक्त की जो ऑपोजिशन की पार्टियां थी राज्यसभा और लोकसभा में, उन्होंने ये बात कही थी कि इस हिडनबर्ग की रिसर्च के ऊपर और सेबी की भी जांच की जाए, जिसके लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की डिमांड की गई थी। हालांकि वो एक्सेप्ट नहीं हुई, परंतु ये जेपीसी है वो काफी पिछले 4-5 सालों में बहुत चर्चा में रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है, तो होपफुली कहीं हम एक्सपेक्ट करें कि जब हम आरएस का एग्जाम पेपर देखें तो कहीं प्री में ये सवाल ना आ रखा हो, इसलिए मैंने आपको ये भी कवर कर दिया। तो ये ऐसा नहीं है कि हम आउट ऑफ द एम्बिट है, हम सिलेबस के अंदर ही हैं, सिलेबस के अंदर रहते रहते हमने ये बात करी। तो उसी प्रकार से जैसे कमेटियां थी, तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी, ये कमेटी किसकी थी? जो ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी लॉ एंड जस्टिस की। जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस की, इसने अपनी 79th रिपोर्ट थी, और कब? साल 2015 के अंदर। और जैसा मैंने आपको बताया कि 2015 के अंदर, साल 2015 के अंदर, तो 2015 के अंदर, 2015 के अंदर आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी कौन सी? लॉ एंड जस्टिस की। कौन सी रिपोर्ट? 79th रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने पहली बार ऑफिशियली साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में बात करी। इन्होंने डिटेल में इसके बारे में चर्चाएं करी और इसमें उनके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, भारत में क्या स्थिति है, इस सारी बातें हमारी लॉ एंड जस्टिस की पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी है, उसकी 79th रिपोर्ट के अंदर बात आई थी। अब चूंकि गवर्नमेंट उसमें बदल चुकी है, उनकी आकांक्षाएं यही थी, तो ये भी इसमें देखा गया। अब इसके बाद साल 2017 के अंदर नीति आयोग ने, चूंकि आप जानते हैं कि 2014 के अंदर गवर्नमेंट के आने के बाद जो हमारा अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन था उसको हटा दिया गया, और हटाए जाने के बाद 2017 के अंदर नीति आयोग का गठन हमको देखने को मिलता है। और जब नीति आयोग ये बन गया, इस नीति आयोग ने साल 2017 में जो 2015 की ये प्लानिंग जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी थी, स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस की, इसकी जो 79th रिपोर्ट थी, इसका इन्होंने एनालिसिस किया। और एनालिसिस करने के बाद इन्होंने अपना एक पेपर निकाला। इस पेपर में भी इन्होंने साइमल्टेनियस इलेक्शन भारत में करवाने चाहिए उसके बारे में बात करी। देन ये करवाने के बाद 2017 में आपके नीति आयोग ने बोल दिया। नीति आयोग के बाद साल 2018 के अंदर लॉ कमीशन ने अपना ड्राफ्ट, लॉ कमीशन की रिपोर्ट आती है, तो लॉ कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की। पहले इसका ड्राफ्ट जारी किया और उसके बाद इन्होंने एक फाइनल अपना रिपोर्ट जारी की। इन दोनों में ही उन्होंने साइमल्टेनियस इलेक्शन की
वफादारी करी, उनको बोला कि भारत में इसकी रिक्वायरमेंट है। तो देखिए 2014 में गवर्नमेंट बनती है, 2015 के अंदर पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के पास मैटर जाता है, वहां से लॉ एंड जस्टिस की रिपोर्ट बनती है और रिपोर्ट के अंदर साइमल्टेनियस की बात होती है। साल 2017 के अंदर नीति आयोग इसके ऊपर चर्चा करता है और इसका एनालिसिस करके वो भी यही बोलता है कि यस हमें ये फिजिबल है, हमें करना चाहिए। और 2018 के अंदर लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट आता है, ड्राफ्ट में भी यही बात करता है और फाइनल के अंदर भी यही बात। अब समझने की बात ये है, इसके बाद सितंबर 2023 के अंदर एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया। कौन सी हाई लेवल कमेटी? और जिसके अध्यक्ष कौन थे? हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता के अंदर हाई लेवल कमेटी का गठन सितंबर 2023 के अंदर किया गया। 2018 में जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके बाद में पब्लिक लेवल में काफी डिस्कशन हुआ, कई न्यूज़पेपर्स के अंदर ये चीजें चलती रही, लेकिन सितंबर 2023 में इस कमेटी का गठन किया गया। जब इस कमेटी का गठन किया गया तो इस कमेटी को कुछ, जैसे हमारा आप जानते हैं कि फाइनेंस कमीशन होता है, जब फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है तो उसको कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए जाते हैं कि आपको इन आधार के ऊपर जो हमारा कर है उस कर का बंटवारा करना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब यहां पर यह हुआ कि सितंबर 2023 में हाई लेवल कमेटी को कुछ पॉइंट्स दिए गए कि आपको इन पॉइंट के आधार पे साइमल्टेनियस कमीशन की फिजिबिलिटी को देखना है और किस प्रकार से हम इस पे काम कर सकते हैं। अगर संविधान में हमको बदलाव करने तो कौन से करने हैं, किस प्रकार से, यदि मान लो मध्यावधि चुनाव होते हैं या फिर देखते हैं कि सरकार गिर गई तो कैसे करें। ये सारी की सारी चीजें कब आई? ये सारी की सारी चीजें टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया गया हाई लेवल कमेटी को, जिसके अध्यक्ष हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद थे। अब इस कमेटी में आपको यह भी जानना होगा कि सदस्य कौन थे, क्योंकि ये भी सवाल अभी प्री में आ सकता है। भाई मेंस में तो इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन प्री में तो आ सकता है। तो अब देखिए अध्यक्ष कौन थे? रामनाथ कोविंद, ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट है। और उसके बाद जो होम मिनिस्टर उस वक्त के अमित शाह, और मिस्टर अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी हमारे लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता हैं, तो ये उस वक्त इसके सदस्य थे। उसके बाद गुलाम नबी आजाद जो कि राज्यसभा के पूर्व एमपी थे। उसके बाद सुभाष कश्यप, जिनको संविधान के बारे में अच्छा खासा ज्ञान भी है और ये हमारे लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके थे, और इनकी बुक हमारी यूपीएससी और आरपीएससी की प्रिपरेशन में काफी हेल्प करती है, जो कि उन्होंने संविधान के ऊपर लिखी है। इसको भी काफी लोग रेफर करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके बाद हरीश साल्वे जो कि एक सीनियर एडवोकेट हैं, काफी बिलों जो केसेस को लेकर चर्चा में रहे हैं। संजय कोठारी जी फॉर्मर हमारे चीफ विजिलेंस कमिश्नर थे ये। और उसके बाद एनके सिंह जी जो कि 15 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष भी थे। तो इनका तो काफी योगदान रहता है, चर्चाओं में बनाए रहते हैं। अब ये सारे के सारे प्रेसिडेंट के साथ टोटल मेंबर्स हैं। अब इसमें जो हमारे अधीर रंजन चौधरी हैं, इन्होंने अपने को इस वन नेशन वन इलेक्शन की हाई लेवल कमेटी से बाहर कर दिया। और इनका पॉइंट ये था, इनका ये कहना था कि जिस प्रकार से टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी है आपने हाई लेवल कमेटी को कि आपको क्या क्या करना है, उससे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार तो एक खाना पूर्ति कर रही है। और इस खाना पूर्ति की बात में सच्चाई है या नहीं, हमें सिर्फ इतना समझना है, हमें उस चीज को इतना समझना है कि हम डिस्कशन कर रहे थे, 1 सेकेंड। हमें यह समझना है कि सितंबर 2023 के अंदर जब इस कमेटी का गठन किया गया, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करी? इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है सितंबर 2024 के अंदर। ठीक है, एक साल के अंदर ही इतने इंपॉर्टेंट बिल के ऊपर, इतने इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर इन्होंने अपनी चर्चाएं करी और चर्चा करके इसकी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट कर दी। प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करी सितंबर 2024 के अंदर, और वर्तमान में दिसंबर महीना चल रहा है। तो 3 महीने के अंदर ही जो हमारी लॉ मिनिस्ट्री है उन्होंने इसका ड्राफ्ट बनाया, और ड्राफ्ट बनाने के बाद इस बिल को यहाँ कहां पे लेके आ गए? इस बिल को पार्लियामेंट की टेबल पे ला गया। और कौन से रूप में लेके आए हैं? तो वो आपने देखा, वन 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब हम कहां पहुंच चुके हैं? अब पहुंच चुके हैं हम 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में। बिल में क्या प्रावधान है? बहुत छोटे से प्रावधान है। प्रावधान क्या है? तो आप ये देखिए, सिंपल। इसमें सबसे पहले ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाए हैं, ले आए बिल। अब इस बिल को लाने के साथ इस बिल में आर्टिकल 300, तो आर्टिकल 368 की जो बात की अमेंडमेंट की, तो आपको सिंपल समझना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात कर रहे हैं। ये बिल क्या बोलता है? आर्टिकल 368 के तहत दो प्रकार की, दो कंडीशन दे रखी सिंपल इसमें। एक क्या बोल रखा है? जो लोग, पहली बात तो जो सदन की संख्या है, सदन की संख्या, सदन की संख्या का 50% से एक ज्यादा, यानी कि +1, एक कंडीशन हो गई।
और दूसरी कंडीशन ये क्या बोलता है कि जो सदन के अंदर मौजूद है सदस्य, जो मौजूद हैं और जो वोट भी कर रहे हैं, इन लोगों का 3/4 बहुमत होना चाहिए। डन, क्लियर। ये दोनों कंडीशन अगर आप मीट करते हो तो फिर आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल है, ये दोनों हाउस से पास, लोकसभा राज्यसभा से पास है, राष्ट्रपति के पास जाता है, असेंट मिलता है और बिल एक्ट बन जाता है। और जैसे हमने एक्ट की बात करी थी, तो ये कंडीशन। अब ये जो हमारा बिल है ना, ये बिल बात करता है इन 3 आर्टिकल्स को, इन 3 आर्टिकल में बदलाव की, और इसके अलावा ये बात करता है इस एक आर्टिकल को नया ऐड करने की। ठीक है, जो 82A ऐड कर रहे हैं, इसके अंदर 82A के अंदर कंडीशन नंबर 1 से लेकर के, मतलब सब क्लॉज हो गया, 1 से लेके 6 तक इसके अंदर जोड़े जाएंगे। अब 82 क्या है आप जानते हैं, 82 डिलिमिटेशन की बात करता है। 82A के अंदर सब क्लॉज 1 से लेके 6 तक ये लोग क्या कर रहे हैं, आप जानते हैं कि जो हमारा संविधान के अंदर चीजें दे रखी है, उसमें साइमल्टेनियस इलेक्शन की कहीं बात नहीं की। हालांकि साइमल्टेनियस इलेक्शन हमारे भारत में 1952, 51, 52, उसके बाद 1957, फिर 1962, 1967, आजादी के बाद से, संविधान को लागू होने के बाद से ये कंटिन्यूस जो हमारे 4 आम चुनाव हुए, तो लोकसभा और विधानसभा उन सभी के चुनाव एक साथ हुए थे। परंतु क्या हुआ, 1967 के बाद जो हमारी लोकसभा था, उसका भी पहले ही उसका उसके अंदर उसका जो मेजोरिटी थी वो वीक हो गई, और इसके अलावा कई विधानसभाओं को भी भंग कर दिया गया। तो उस कारण ऐसे माहौल बना नहीं बाद में, वरना संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि आपको चुनाव है वो एक साथ करने हैं। इसीलिए तो ये बदलाव किए जा रहे हैं। और आर्टिकल 82 डिलिमिटेशन की बात करता है, 82A के अंदर सब क्लॉज 1 से लेकर C तक ये बातें उठी है। क्लियर है। इन बातों के साथ आपको ये भी समझना होगा कि इन तीनों में अमेंडमेंट है। अब चलते हैं अमेंडमेंट के बारे में, और वो इसमें हमारे किसमें लिखा है, इसे मेंशन क्या कहते हैं ये। नंबर 1 बात, जो ये पहला हमारा जो 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इसके अंदर मैंने आपको बताया 3 आर्टिकल के लिए, तो 372 यहां मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है। 372 ये क्या करता है, पार्लियामेंट को पावर देता है कि स्टेट के बारे में, 372 क्या बोलता है, पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप स्टेट के बारे में, उसके ऊपर आप डिसीजन ले सकते हो। अब इसके ऊपर जब डिसीजन लेता है तो इसके अंदर साइमल्टेनियस को मेंशन करना है, इसके लिए इसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं। और इसके अलावा आपका आर्टिकल 83 और ये 83 क्या करता था, ये दिखाता है कि जो हमारे लोकसभा है या राज्यसभा है, उनका टेन्योर कितना होगा, 5 साल का होगा, तो वहां उसकी बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 172, ये जो हमारी राज्य की विधानसभा है, उनकी कितनी अवधि होगी उसके बारे में बात करता है। तो इन तीनों के अंदर बदलाव, और उसके अलावा आर्टिकल 82A के अंदर 1 से लेके 6 तक। अब इस 1 से 6 में कौन सी कंडीशन है, ज्यादा निटी-ग्रिटी में आपको जानने की जरूरत नहीं है, परंतु मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 82 के अंदर, आर्टिकल 82A के अंदर 5 के अंदर इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी पावर दी है कि वो भी अगर किसी एकमात्र राज्य का चुनाव करना चाहते हैं। अब ये ऐसी बातें क्यों आने लगी है, क्यों बदलाव जरूरी है, आपको एक चीज बताता हूँ, समझने की बात ये है, थोड़ा फॉलो करना। सपोज 2024 के चुनाव तो हो चुके हैं, 2024 के चुनाव हो चुके हैं, डन। अब इसके बाद 2029 के चुनाव होंगे और फिर 2034 के चुनाव होंगे। मैं आम चुनाव की बात कर रहा हूँ। सपोज आप अभी वन नेशन वन इलेक्शन की यहाँ पे बात कर रहे हो, और ये क्या दूरगामी सोच की बात है। हो सकता है हम इसको 2029 में करें, नहीं 2034 में करें, ये भी क्लियर नहीं है कब करेंगे। लेकिन जब भी आप इसको करोगे, आपने सपोज 2034 में किया, और मैं कहता हूं उसके अंदर लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव एक साथ होंगे, आपने दोनों के चुनाव एक साथ कराए, एक साथ कराने के बाद इसका टेन्योर कब तक होगा, वैसे इसका टेन्योर होगा 2039 तक, राज्यों का भी होगा 2039 तक। और सपोज 2034 के चुनाव के अंदर मैं कहता हूं लोकसभा के अंदर मध्यावधि चुनाव करने की आवश्यकता होगी। मध्यावधि चुनाव से मतलब क्या है, या तो लोकसभा अपनी मेजोरिटी हासिल नहीं कर पा रही है, या वो उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया जिसमें सरकार नहीं पारित कर पाई। इन चीजों के कारण क्या होगा कि ये जो सरकार है, मान लो 2 ही साल चली, तो 2034 में इलेक्शन हुआ, 2034, 35 और 36 के अंदर ये भंग हो जाती है। अब कार्यकाल कितने साल का है, 5 साल का, और भंग कब हो गई, 2 ही साल में। तो पीछे जो 3 साल बचे, उन 3 सालों के लिए आपको दोबारा आम चुनाव तो करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप 2039 में पहुंचोगे। तो फिर जो चुनाव होंगे वो केवल इन 3 साल के लिए ही होंगे, और इन 3 साल के लिए दोबारा यदि
कोई लोकसभा भंग होती है तो लोकसभा का चुनाव होगा, और विधानसभा भंग होती है तो विधानसभा का चुनाव होगा। लेकिन जो चुनाव होगा वो केवल और केवल किसका होगा? बैलेंस टेन्योर का होगा। क्लियर है? जो आपका चुनाव होगा किसका होगा? बैलेंस टेन्योर का होगा। इससे क्या होगा कि बाद में जब आप इस अवधि में पहुंचोगे, इस अवधि में आप दोबारा आम चुनाव कर सकते हो। इसी के लिए आर्टिकल 82 के साथ जो सब क्लॉज ए जोड़ा है, उसके अंदर जो 1 to 6 है, उसके अंदर ये अलग अलग प्रावधान है, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या थी कि यदि मध्यावधि चुनाव होते तो हम कैसे टेकल करेंगे। क्लियर है? डन। अब लोकसभा के अंदर दो बिल लाए गए हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 129। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर, उसके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी, वहां पे क्या है, इन यूनियन टेरिटरीज के अंदर आपकी विधानसभा चलती है। तो इन विधानसभाओं का जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो अलग है, उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है वो अलग एक्ट के तहत पावर देता है। तो उसको जो बदलना है, उसको बदलने के लिए ही यहाँ पर, उसको बदलने के लिए हमको यहाँ पे ये दूसरा वाला बिल लाना पड़ा, जिसके तहत ये क्या करेगा, ये गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1991 और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, उन तीनों के अंदर बदलाव करेगा और वहां पे साइमल्टेनियस इलेक्शन करने की पावर है उसको एक्सटेंड करेगा, जिसके साथ इन तीनों के अंदर ये हो जाएगी। ये एक ओवरऑल स्टोरी थी जो हमने बता दिया। बस एक चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इसका क्रिटिकल इवेल्युएशन भी करता है, और कैसे करता है इवेल्युएशन वो भी आपको समझना है। देखिए क्रिटिकल इवैल्यूएशन कैसे करता है मैं आपको बताता हूं। 2015 के अंदर जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी लॉ एंड जस्टिस की, उसने जो अपना जो उसने पेपर निकाला था, जो सदन पे रखा था, उसमें कहीं पर भी उन्होंने जो हमारा गवर्नेंस का थर्ड टीयर है, कौन सा है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल गवर्नेंस, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, तो इनके बारे में इन्होंने कहीं पर भी बात नहीं करी। इसके बाद जो आपका नीति आयोग ने इसकी रिपोर्ट का एनालिसिस किया था, उन्होंने भी साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात करी कि लोकसभा विधानसभा में होगा, लेकिन कहीं पर भी इन्होंने किसकी बात नहीं करी? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल गवर्नेंस। आपको समझना होगा जिस प्रकार से विधानसभा लोकसभा इनके पास पावर है, क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लेकिन ये भी तो 73 और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित करने के बाद हुए थे। इसका मतलब यहां पर भी तो लोगों को फुल मैंडेट है ना कि भाई यहाँ उनके साथ भी कोई ना कोई न्याय होना चाहिए। इसकी बात यहाँ भी हमको देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी इन दिनों दोनों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो यहाँ हो क्या रहा है? आप बोल रहे हो राष्ट्र के अंदर हम राष्ट्र के अंदर इलेक्शन कराएंगे, साइमल्टेनियस इलेक्शन करेंगे, लेकिन आपका दायरा कहां तक है? आपका दायरा सीमित है, कहां तक? लोकसभा और विधानसभा तक। लेकिन जो ये हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के अंदर पहली बार ऐसी बात करी थी कि हम क्या करेंगे, हम जो हमारे गवर्नेंस का 3 टियर है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स है, जैसे जो म्युनिसिपैलिटीज होती है, उसके बाद आपके पंचायती राज का 3 टियर इंस्टीट्यूट है, उनके चुनाव करवाएंगे कितने दिन में? इन्होंने कहा था कि हम 100 दिन में कराएंगे। 100 दिन कौन से? कि जिस दिन लोकसभा और विधानसभा का साइमल्टेनियस इलेक्शन हो जाएगा, उसके उसके 100 दिन के अंदर आप क्या कराओगे? उसके 100 दिन के अंदर आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल गवर्नेंस का भी कराओगे। लेकिन जो ये आपका 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया है, ये इस मैटर पे साइलेंट है। इसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो ये कहता है कि हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल गवर्नेंस के ऊपर बात करेंगे। तो ये चीज क्या दिखाती है? ये चीज ये दिखाती है कि हम कहीं ना कहीं जो हमारा मेन थर्ड पिलर है उसको हम इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं। सरकार हो सकता है ऐसे सोच रही होगी कि हम 2029 में 2034 में पहले लोकसभा विधानसभा का इलेक्शन साथ करवा लें, उसके बाद पंचायती राज का देख लेंगे। लेकिन हमको ये भी समझना होगा कि जब 1951-52 के इलेक्शन हुए, 1957 के इलेक्शन हुए, 1962 के इलेक्शन हुए, 1967 के इलेक्शन हुए, तब भी तो कहीं पर भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं था, लेकिन तब भी लोगों ने एक साथ इलेक्शन कराए। तो आज हमारे पास संसाधन है, आज हमारे पास राष्ट्र आजाद है। ऐसा भी नहीं कि हम अचानक से ही 1947 में तो हम अंग्रेजों के चंगुल से छूटे थे। तो हमारे पास आज बेटर कंडीशन है कि हम पंचायती राज संस्थाओं को साइमल्टेनियस इलेक्शन के माध्यम से और मजबूत करें। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अब रीजन समझना। हमारे भारत के अंदर अगर मैं सिर्फ आपको अर्बन लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स की बात करूं, तो करीब करीब 4800 ऐसी संस्थाएं हैं जो भारत के अंदर म्युनिसिपैलिटीज के रूप में चलती है।
और इन म्युनिसिपैलिटीज में हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 243 में, ये संविधान का जो आर्टिकल है उसके तहत पावर देता है कि आपको क्या करना है, आपको इनके अंदर 5 साल के अंदर चुनाव करवाने हैं और वो सरकार 5 साल तक चलेगी। लेकिन हो क्या रहा है, और इन अर्बन लोकल गवर्नेंस का चुनाव करने की जिम्मेदारी किसकी है? इनकी जिम्मेदारी है आपकी स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट ने इसके साथ ही आर्टिकल 243 के अंदर प्रावधान है कि इसका जो चुनाव होगा वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। डन। और स्टेट इलेक्शन कमीशन कैसे हो गई? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन इनमें 5 सालों में चुनाव नहीं करवा पा रहा। क्यों नहीं करवा पा रहा? उसका सिंपल रीजन है। सिंपल रीजन यही है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को इनमें चुनाव करवाने से पहले डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज करनी पड़ती है। डीलिमिटेशन क्या है? जिस प्रकार से लोकसभा और विधानसभा के लिए आर्टिकल 82 बताता है, वैसे ही स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है कि जो आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, अर्बन लोकल गवर्नेंस की संस्था है, उनके अंदर उनके जो वार्ड बनते हैं उन वार्डों का डीलिमिटेशन करना। परंतु आपको बताऊं, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है कैग, उसकी एक परफॉर्मेंस ऑडिट की रिपोर्ट आती है। ये परफॉर्मेंस ऑडिट अगर आपने वर्ड सुना है तो ये हमारे सिलेबस में क्लियरली मेंशन है ऑडिट के सब्जेक्ट में। तो ये जो परफॉर्मेंस ऑडिट की रिपोर्ट आती है, किसकी? परफॉर्मेंस ऑडिट की रिपोर्ट आती है कैग की। और ये इन्होंने 73 और 74 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थे उसके तहत अभी तक क्या सुधार हुए उनका ऑडिट किया और रिपोर्ट दी। और उनका क्या कहना है, इस रिपोर्ट में कैग ने कहा है कि हमने ये पाया कि यदि आपने चुनाव करवा भी दिए हैं अर्बन लोकल गवर्नेंस में, तो ये देखा गया है कि अर्बन लोकल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूट में आपने चुनाव करवा भी दिए, तब भी जैसा उन्होंने कर्नाटका का उदाहरण दिया कि कर्नाटका में चुनाव होने के बाद जो वहां पे काउंसिल बनी, भाई यदि आपने किसी नगर पालिका में चुनाव करवाए हैं तो चुनाव करवाने के बाद नगर पालिका की काउंसिल भी बनेगी, और वो काउंसिल का गठन 11 महीने बाद हुआ। किसमें? कर्नाटका में। तो ये दिखाता है कि हम किस प्रकार से इन गवर्नेंस के संस्थाओं को पीछे छोड़ रहे हैं। और आपको ये भी समझना होगा कि जो मैंने आपको ये संस्थाएं बताई, कितनी संस्थाएं बनाई? 4800। इन 4800 संस्थाओं में भारत की 40% आबादी रहती है जो कि शहरों में रहती है। और इसके अलावा जो हमारे शहर हैं वो लगभग 60% हमारी जीडीपी के अंदर योगदान देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा हम सोच रहे हैं ना कि हम इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, उसके अंदर सिटीज का बहुत बड़ा योगदान है। और सिटीज को यदि आप साइमल्टेनियस सिलेक्शन के आधार पर मौका दे करके उनको इंक्लूड नहीं करोगे तो समस्याएं थोड़ी सी बढ़ेगी। तो ये क्रिटिकल इवैल्यूएशन में काम आने की चीज है। और इसके साथ और बहुत सारी चीजें हैं, जो नया नया इवोल्यूशन कुछ आएगा उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। लेकिन अगर मेंस में या प्री में आपके सामने सवाल आता है तो वो हमने कंटूर्स कर लिए हैं। दूसरा एक और चीज, एक मैंने आपका एस्पेक्ट इसमें कवर नहीं किया है, वो है कि किस प्रकार से साइमल्टेनियस इलेक्शन आज भी ये चर्चाओं में है कि फायदेमंद है या नहीं है। ये मैंने इसलिए नहीं बताया, ये जो बुक आई थी अपनी आरएस मेंस की, ये 2023 का जो मेंस था उससे पहले हमने लॉन्च की थी, जिसके अंदर एक साल का करंट अफेयर था। ये आज भी मेरे सामने रखी है। अब इस बुक में यदि आप देखो तो हमने ये चर्चा की थी पेज नंबर 7 पर, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। और इस वन नेशन वन इलेक्शन में क्लियरली जो भी आर्टिकल्स वगैरह ऐड होंगे उसकी हमने बात की थी। और यहाँ हमने एक टेबल बनाकर आपको बताया था क्या इसके एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो ये आप इसको एक बार पढ़ लें, अगर आपके पास बुक जिन लोगों के पास अवेलेबल है वो, अगर नहीं है तो हम इसकी एक पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं डाल दूंगा। तो बेटर है कि जो नीचे लिंक दे रखा टेलीग्राम चैनल का उस पर आप फॉलो कर लें। दूसरा एक और अपडेट, जो प्री को लेकर के हमारी जो बुक आ गई थी इकोनॉमिक सर्वे की, जो कई लोगों ने टैग किया था स्टूडेंट ने कि अवेलेबल नहीं हो पाई है, स्पेशली जो जयपुर और सूरतगढ़ के स्टूडेंट्स हैं उनकी ये पॉइंट थी। मैं आपको अश्योर कर दूं ये बुक है वो ऑलरेडी वहां पे डिलीवर हो चुकी है, रिद्धि सिद्धि वाले एरिया में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो वो जो भी आपके नियरेस्ट बुक शॉप्स है आप उसे डिमांड कर सकते हो, जिसमें क्या जो आपके एमसीक्यू से इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड। सो दैट्स ऑल। और इस प्रकार के अगर कोई और टॉपिक्स होंगे वी विल सी, बट इसको आप जरूर देखें कि आई एम एक्सपेक्टिंग ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल द प्री एंड एज वेल एज इन द मेंस। और जिन लोगों का इंटरव्यू है वो इसको जरूर गो थ्रू कर लेना, क्योंकि हॉट टॉपिक है, डिस्कशन चल रहा है और ये चलता रहेगा। बिल अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं, पार्लियामेंट से पास होने में टाइम लगता है, इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन होगा, लंबी दौड़ की ये ऐसी एक्टिविटी है। हम 2034 के चुनावों की बात कर रहे हैं तो आपको समझना होगा कितना इंपॉर्टेंट है, और डेमोक्रेसी में जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसको प्रभावित करने की बात करता है। तो इसके साथ वी विल मीट अगेन। थैंक यू सो मच।